पहले भाग में बताया कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब यूनियन, ठीक है ना। और यूनियन मैंने व्याख्या बताया था कि भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, मिल तो सकते हैं। दूसरे भाग में मैंने बताया था नागरिकता। क्या बताया? नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है, ये बात आपको बताया था, ठीक है ना। और नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 तक है। उसके बाद भाग 3 बताया मौलिक अधिकार। सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, जो भाग आप नहीं पढ़े हैं जाके पढ़ सकते हैं, हर एक वीडियो इसीलिए मैंने डलवाया। अब भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़े 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। आज भाग 4 चलेगा और भाग 4 देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, डीपीएसपी। ये जो लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। किस भाग में है? भाग 3 में। आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे आयरलैंड से। किस भाग में है? 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक है ऐसा पूछेगा तो आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक। कहां से कहां तक? 36 से, अनुच्छेद 36 से शुरू होता है 51 तक, ठीक। आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं तब इसको पढ़ते हैं। दरअसल हुआ क्या, जब अपने देश का संविधान बना, ठीक है ना, तो संविधान बनने में भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव, जो उस समय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रहा करते थे। ये भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, ठीक है ना। टोटल विश्व के 15 जज चुने जाते हैं 9 साल के लिए, जो पूरे दुनिया के मैटरों को सॉल्व करते हैं। उसमें से थे बी.एन. राव, तब जब देश गुलाम था तब की बात कर रहा हूं। और बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। हाँ, मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद शुरू होता है 36 से 51 तक, ठीक है ना। ये लिया कहां से गया है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। मैंने आपको बताया कि भारत के गौरव बी.एन. राव जो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दिया, संविधान सभा को सलाह दिया। सलाह क्या दिया? कि हम मौलिक अधिकार 2 प्रकार के रखेंगे, ठीक। 2 प्रकार के कैसे? एक तो ऐसा कि देश आजाद हुआ और जैसे ही देश का संचालन शुरू होगा, सत्ता में कोई सरकारें आएंगी, तो व्यक्तियों का अपना पर्सनल जो अधिकार होगा, प्रत्येक नागरिक का, जो अभी आपने मौलिक अधिकार में पढ़ा, विधि के प्रति समानता, जन्म, लिंग, इन सब आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दिया गया है, अभिव्यक्ति, झंडा फहराने, आरटीआई, प्रेस की स्वतंत्रता, बिना अस्त्र शस्त्र घूमने, ये जितने प्रकार के अधिकार हैं। एक तो जैसे ही देश आजाद हुआ, उस आजादी के बाद वो अधिकार प्रत्येक नागरिक को दे दिया जाएगा। पहली चीज, ये कौन बोल रहा है? बी.एन. राव, ठीक है ना। उन्होंने दूसरा सलाह दिया, कुछ ऐसे अधिकार रहेंगे जो तुरंत नहीं दिया जाएगा। तुरंत क्यों नहीं दिया जाएगा? इसलिए कि पैसे की कमी है। जैसे आपकी इच्छा है, आप घर बनवाए हैं, 10 कमरे बन गए, अब कमरा बन तो गया है, रहने लायक वहां हो गया, लेकिन अभी उसमें कमियां हैं। क्या? अभी उसमें प्लास्टर नहीं हुआ, उसकी रंगाई नहीं हुई, उसकी पुताई अभी नहीं की गई है, आगे बारजे में अच्छा लुक नहीं आया है, घर में टाइल्स नहीं लगी है। तब आप क्या कहेंगे? उसको बनाएंगे उसी अनुसार। कैसे बारजा बनेगा, कहां पे क्या खड़ी होगी, गाड़ी ओड़ी की सारी व्यवस्था कर लेंगे, कभी 4 व्हीलर आएगा तो यहां खड़ी कर देंगे, वो सब तैयार है। लेकिन वो कब है? जब कभी ईश्वर हमें देगा, हमारे पास पैसे होगा, तब मैं ऐसा कर लूंगा। इसी विचारधारा पे आप घर मकान बनाते हैं। ऐसे ही हमारा संविधान बना कि कुछ अधिकार तो हम नागरिकों को तुरंत दे देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकार होंगे जो पैसे के बिना नहीं हो सकता। जैसे वृद्ध लोग और उनका कोई सहारा ना हो, जैसे कोई वृद्ध हैं, बूढ़े दादा दादी हैं, उनकी कोई बच्चे नहीं हैं, अब उनके वृद्धावस्था में उनका परिवार चलाने के लिए अर्थ की जरूरत होगी, पैसा देगा कौन उनको? तो सरकार उनको पेंशन की व्यवस्था करे, ये बात। दूसरी चीज, जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में फीस नहीं दे पाते, उनको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी बात,
अगर मान लीजिए कोई महिला गर्भावस्था में है और जब वो बच्चे को जन्म देने लगती है तो प्रसव पीड़ा वो बड़ा जबरदस्त पीड़ा होती है, उस पीड़े में डॉक्टर का सहयोग और सहायता चाहिए। तो उसमें पैसा ना लगे, गरीबी के कारण वो माताएं मरे न। इसको कहते हैं कि जच्चा बच्चा जननी सुरक्षा। ये उस समय अभियान बहुत जब हम लोग छोटे थे तो ये सब अभियान चलाया गया था, जिसमें जच्चा बच्चा यानी माता और बच्चे दोनों की जिंदगी को बचाने का पूरा संघर्ष चलता था। प्रसव पीड़ा में लगभग उस समय 40% महिलाएं खत्म हो जाया करती थी। अब तो व्यवस्था आ गई है, ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को भी बचा लिया गया, माँ को भी बचा लिया गया। तो उसी में ये कहा गया कि प्रसव पीड़ा के लिए उनको अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उसका व्यवस्था कराएगी। ठीक, गांव में चुनाव होगा उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट कराएगी। अब ये सब चीज के लिए क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। और जब देश आजाद हुआ था तो आप सुने होंगे अपने देश में सुई तक नहीं बनती थी, पैसे की बहुत कमी थी। माँ भारती को 800 साल पहले मुगलों ने खूब लूटा, फिर 200 साल अंग्रेजों ने आकर पूरी तरीके से माँ भारती को खोखला कर दिए थे। तो बी.एन. राव ने जो विचार दिया वो द बेस्ट विचार दिया कि कुछ अधिकार उनको नागरिकों को तत्काल दिया जाए, ताकि उनको ये न फर्क लगे कि अंग्रेज और भारत में फर्क नहीं है। अगर बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून बना देते और वकील के लिए चार्ज रख देते, फिर रोलेक्ट एक्ट और भारत के संविधान में क्या अंतर रह जाता? कोई अंतर न रहता। इसलिए क्या कहे, बी.एन. राव ने कहा कि आजादी मिलने के बाद जो दिया जाएगा उसको मौलिक अधिकार कहेंगे, मौलिक अधिकार। और दूसरा जो अधिकार देंगे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देंगे। ठीक है ना, ये भी मौलिक अधिकार ही रहेगा, लेकिन पैसा आने पे उसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई सन 2002 ईस्वी में। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मैंने बताया था, अभी आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था, ठीक है ना, तो उसमें 21 का ए बताया था, 21 का ए। और जब कभी भी 21 के साथ या किसी नंबर के साथ ए बी सी डी क ख ग घ ऐसा दिखे तो ये मान लेना वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जैसे आप शर्ट पहने हैं और यहाँ चत्ती लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बाद में जोड़ा गया है, पहले से नहीं था। लेकिन अब तो ऑलरेडी चत्ती वाला नया नया मिल रहा है, ठीक, जींस वगैरह। तो ये एग्जाम्पल सुटेबल नहीं बैठेगा, समझाने के लिए बता दिया, पहले के जमाने में चलता था। तो अब इसमें ए लगा तो ए का मतलब क्या हुआ कि ये चीजें बाद में जोड़ी गई, तो जोड़ा गया। तो इसमें ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, और इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान आया, प्राइमरी और मिडिल खोले गए पूरे देश में, और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। केवल शिक्षा की व्यवस्था नहीं, यहाँ के बच्चे स्वस्थ हों, कुपोषित न हो, इसलिए उनको पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिल सके, उस प्रकार के भोजन आप जाइए, जितना बेहतरीन आप घर में नहीं खाते होंगे उतना प्राइमरी और मिडिल में मिलता है। प्रतिदिन अलग अलग व्यंजन, ठीक है ना, नाश्ता अलग चाप रहे हैं बैठ बैठ के, पढ़ते नहीं लेकिन खाने में कमी नहीं करते वहां के, ठीक है ना। पहले नाश्ता भी मिलता था, ठीक। और वो क्या करते हैं, अब इसीलिए प्राइमरी और मिडिल के बच्चे बहुत लड़ाकू होते हैं, इतना नाश्ता लिए हैं कि शरीर मजबूत है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 21 सन आप बता सकते हैं? सन 2002 में। अब देखिए 2002 के आसपास भारत के पास पर्याप्त पैसा आया। ये था कहां? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, मौलिक अधिकार में नहीं था। लेकिन भारत सरकार के पास पैसा आया तो उन्होंने इसको संशोधन करके मौलिक अधिकार में जोड़ दिया, और अब आज वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, पंचायत। पंचायत कहते हैं ग्राम प्रधान का चुनाव जो होता है, ठीक है ना, प्रधानी का चुनाव। अब पंचायत जब था तो पंचायत का एक एक गांव में चुनाव कराना बहुत पैसे खर्च होते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराना, फोर्स भेजना, ड्यूटी लगवाना, तमाम व्यवस्था, 2-3 दिन विद्यालय बंद करना पड़ेगा क्योंकि विद्यालय में वोट होता है। तो ये चीजों में पैसा लगता, उस समय अपने यहाँ पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। जब भारत के पास पैसे आए तो 73वां संविधान संशोधन किया गया, और उस संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 में डाला गया। 243 आर्टिकल 243 आप पढ़ेंगे, वहां ग्राम पंचायतों का गठन है,
आर्टिकल 40 पढ़ेंगे, वहां भी ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। और आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 36 से 51, तो बीच में 40 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये था 40 में, लेकिन अब ये पूरे देश में देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा है तो सरकार स्वतंत्र है करे या न करे, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है, ठीक है ना। और अगर ये किसी अनुच्छेद में चला गया, राज्य के नीति निर्देशक से बाहर कर दिए इसको, तब गवर्नमेंट मजबूर रहेगी, उसको ये काम करना पड़ेगा। और जैसे 73वां संविधान संशोधन करके 243 में इसको लाया गया, अब प्रत्येक राज्य में वो चुनाव होने लगे हैं और हर गांव का प्रधान चुनने लगे हैं, शहर में पार्षद बनने लगा है, ठीक है ना। तो ये चीजें समय के अनुसार क्या किया जाएगा, मौलिक अधिकार में लाया जाएगा या कानूनी अधिकार में लाया जाएगा। ये चीजें हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये सलाह किसने दिया? BN राव। मैंने आपको क्या क्या बताया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को DPSP कहते हैं, भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिया? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो स्पेन ने किस देश के संविधान से लिया? तो अपने खोपड़ी से बनाया, ठीक है ना, वो किसी से लिया नहीं। तो सबसे पहले ये चीजें थी, स्पेन से लिया आयरलैंड से कौन लिया? भारत, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक पर इसमें मैंने बताया अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ये न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। न्याय योग्य का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार ये चीजें आपको नहीं देगी तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। ये गवर्नमेंट संविधान निर्माताओं ने ये माना, मतलब आपको ये चीजें सरकार देगी, लेकिन नहीं भी दी तो आप कोर्ट में सरकार को खड़ा नहीं कर सकते। पहली चीज ये ध्यान रखना, ये न्याय योग्य नहीं है। अब इसमें से बहुत सारी, जैसे मैंने बताया BN राव का सलाह था, 2 प्रकार के मौलिक अधिकार, पहला तुरंत दिया जाए, दूसरा जैसे पैसा होगा तो मौलिक अधिकार में जोड़ते जाएंगे। वही दूसरा मौलिक अधिकार राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। दूसरी चीज, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था KT शाह। क्या नाम था? KT शाह। KT शाह ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, ये स्टेटमेंट पूछता है, एक ऐसा चेक है जिसपे बैंक अपने इच्छा अनुसार पैसे देती है। जैसे अगर आपने 1 लाख का चेक काट दिया बैंक में, अब जिस व्यक्ति को आप दिए वो जाएगा तो बैंक 1 लाख पूरा देगी। लेकिन ये ऐसी चीज है कि पूरा न देके बैंक बताएगा मेरे पास 20,000 है, तो केवल 20,000 देगी, बाकी 80,000 बाद में लेना जब पैसा होगा तब। तो KT शाह ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार बैलेंस देती है। क्लियर हुआ ये चीज? ये किसने कहा? KT शाह ने कहा, ठीक है ना। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक। BR अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो इन्होंने एक शब्द कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है, अर्थात सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। क्या, कितना बड़ी चीज है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। ये बहुत बड़ा तोप नहीं है संविधान, लेकिन संविधान के एक एक छोटे छोटे शब्दों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। आपसे क्वेश्चन कहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक, कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात कही है? तो आपका जवाब होगा 2। कौन कौन? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, 2, ठीक। प्रस्तावना के हिसाब से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, 3 प्रकार का न्याय है प्रस्तावना के हिसाब से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से भी 3 प्रकार का न्याय है, और यही न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार अगर पूछेगा तो 2 प्रकार का लोकतंत्र है, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र मतलब जो कमजोर है उसको थोड़ा सा छूट देना, जिसको आप आरक्षण कहते हैं। और भारत में आरक्षण 3 प्रकार के आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण, शैक्षिक आरक्षण, और एक ध्यान नहीं आ रहा है, शिक्षा में आरक्षण मिलता है। पढ़ते टाइम आपका कम नंबर है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप कैटेगरी के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं हो जाता, पहला आरक्षण।
राजनीतिक आरक्षण क्या होता है, जो आप चुनाव में लड़ते हैं तो फिक्स कर दिया जाता है इस सीट पे ओबीसी वाला ही कैंडिडेट लड़ेगा। ये क्या है, ये राजनीतिक आरक्षण है। और एक लोक नियोजन में मिलता है, जैसे नौकरी आया तो उसमें भी आरक्षण कि इतना सामान्य वर्ग के लोगों का होगा, इतना ओबीसी और इतना अदर लोगों का होगा। अब वो फिक्स है, अगर ओबीसी की सीट 100 है तो भले सामान्य वाला ज्यादा नंबर पाया है उसको नौकरी न देके ओबीसी वाले को रखा जाएगा, ताकि समाज में बराबरी वाली फीलिंग चलता रहे। ठीक, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 प्रकार का लोकतंत्र कहा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। 3 व्यक्ति का नाम लिया। बीएन राव के हिसाब से भारत के संविधान में 2 प्रकार का मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरी बात बताया केटी शाह के अनुसार ये ऐसा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार बैलेंस आपको देगी। तीसरी बात भीमराव अंबेडकर के अनुसार 2 प्रकार का लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की संकल्पना करता है। देखिए पांडे सर आ गए, ठीक है ना। आगे मैं अब जल्दी जल्दी बढ़ता हूं, ये सब तो इसके बैकग्राउंड की बात थी जहां से क्वेश्चन पूछेगा। आइए मैं 40 तक अनुच्छेद आपको बताता हूं, 36, 37, 38, 39 और 40, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 36 में राज्य की परिभाषा कहा है, 37 में न्याय योग्य नहीं है, 37 में न्याय की बात किया और 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक, 39 में क्या है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता, ठीक। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आइए सबके बारे में अच्छे से बारीकी से समझते हैं। पहला कहता है राज्य की परिभाषा। आपने मौलिक अधिकार में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 12 और 13 राज्य की परिभाषा को व्यक्त करता है। दोनों जगह परिभाषा लिखने की क्या जरूरत थी, हैंड राइटिंग थोड़ी ना दिखाना था नंदलाल को, वो सारी प्रेम बिहारी नायजादा को, वो अपनी हैंड राइटिंग नहीं दिखा रहे थे। दोनों में एक छोटा सा फर्क है। क्या 12 में कहता है कि राज्य मतलब सरकार, ठीक है ना, राज्य नागरिकों से ये अधिकार नहीं ले सकता। मौलिक अधिकार में कहा गया कि राज्य नागरिकों से ये अधिकार नहीं ले सकता। और आर्टिकल 36 में कहा गया है कि राज्य कोई भी नियम और कानून बनाते समय इन सब चीजों पे ध्यान देगा। कौन कौन सी चीज जो आप 36 से लेके 51 तक पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीजों पे बड़े बारीकी से ध्यान देगा। अब जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि यार कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, और सच में वो चीजें हैं। अगर वैसा हो जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना निश्चित तौर पे हो जाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बात लिखी गई। अब आते हैं सबसे पहले राज्य की परिभाषा। राज्य को यह निर्देश दिया गया कि राज्य गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट जो भी होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इन सब चीजों पे विचार करेगा और इसको ध्यान में रखते हुए तब कोई भी योजना लागू करेगा, ठीक है ना। अब वो योजनाएं क्या क्या है उसको ध्यान रखिए। अब पहली चीज तो 36 में ये बता दिया कि राज्य ये चीजें कल्याणकारी। आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य है, तो आपका जवाब होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब 37 में नागरिकों को बताया, पहले सरकार को बताया कि नियम कानून बनाते समय ये चीजों पे फोकस करना। अब आपको निर्देश कर रहा है संविधान। आपको क्या बताया, संविधान कहता है कि अगर सरकार आपको ये चीजें नहीं दी तो आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये माना गया है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये निर्देश दिया कि मान लीजिए कोई राज्य सरकार आपको ये चीजें जो लिखी गई नहीं मिल पाई तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी बात। ये आपको निर्देशित किया। तो 36 और 37 समझ में आया।
पहले में राज्य की परिभाषा, दूसरे में नागरिकों को यह सलाह दिया गया कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं ये वाद योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य था, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इसमें नहीं जा सकते। अब आगे कहा 38 तीन प्रकार के न्याय। सामाजिक न्याय, सबको बराबरी होनी चाहिए, समाज के तौर पे सब बराबर, किसी को ये ना लगे कि मैं निम्न कुल का हूं और मैं उच्च कुल का हूं, मेरा सामाजिक स्तर इतना कमजोर है, इसका सामाजिक स्तर इतना ऊपर है। ये चीजें, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये राज्य गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ती है। आर्थिक, रुपए में कोई करोड़पति बन गया है और कोई बेचारा 10-10 रुपए के लिए तिल तिल मर रहा है, सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं है, सारा दिन घूम के चौराई तोड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये काम नहीं होना चाहिए। राज्य गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अर्थ के मामले में सब क्या हो, बराबर हो, और इसीलिए आयकर लगा के जिसके पास जितना पैसा है वो पैसा गवर्नमेंट ले लेती है और उसी के द्वारा गरीबों को योजनाएं देके गरीबों को लाभ देती है। गवर्नमेंट अपने जेब से थोड़ी ना, योगी आदित्यनाथ अपना खेत बेच के तुम्हें दे रहे हैं, वो हमारे आपके पैसे को जिसके पास ज्यादा है उससे लिए। अब जो कार खरीदने जाएगा पैसे वाला होगा तभी तो खरीदेगा 12 लाख की कार। अब उस कार वाले कंपनी को इतना टैक्स मार दिए हैं, अब वो कंपनी वाला अपने घर से तो देगा नहीं, वो जनता ही से तो लेगा वो टैक्स और सरकार को देगा। खूब टैक्स लिया और उसी टैक्स के पैसे को उन्होंने गरीबों में एक योजना के तहत बांट दिया, जैसे किसानों को 2-2 हजार फ्री में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होती है, ये गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनता है। तो आर्थिक रूप से सब बराबर हो, राजनैतिक में सब बराबर हो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, ठीक, अच्छे कुल, मान लीजिए सबसे अच्छे ओहदे पे अगर ब्राह्मण, धर्मशास्त्र कहता है उसी को मान लीजिए, ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, ब्राह्मण सर्वे सर्वा है, जिसको वोट देगा वही जीतेगा, ये पक्की बात है, ठीक है ना। और पैसे से मजबूत है, ज्ञान से भी मजबूत है। क्या कभी उसके सामने उसी गांव का जो 4-5 घरों का रहने वाला हमारा SC ST समुदाय का, दलित समुदाय का, OBC समुदाय का, क्या कभी वो चुनाव जीत पाएगा? क्या कभी नहीं जीत पाएगा। तब उसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि आप राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या है कि 2 साल 2 पंचवर्षीय सामान्य सीट आ गया, 1 पंचवर्षीय OBC को दे दिया, 1 पंचवर्षीय SC ST वालों को दे दिया। अब SC ST सीट रहेगा तो वहां पे ब्राह्मण लोग तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तब उसी समुदाय का लड़ेगा और वही जीतेगा। इसी को कहते हैं राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की, प्रस्तावना में भी यही बात कहा और यहां भी यही 3 प्रकार के न्याय कहा। लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक में 2 प्रकार के लोकतंत्र अभी बताया। 39 कहता है निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब आप किसी आपराधिक केस में है या आपके साथ कुछ भी हुआ, आपको कोर्ट की जरूरत हुई, तो वकील आपको निःशुल्क सलाह देगा, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा। ये चीजें मैं आपको बताया था, इसके पहले मौलिक अधिकार में शायद चर्चा किया था। तो ये चीजें आर्टिकल 39 कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरी चीज आर्टिकल 39 एक ही क की बात करें तो इसमें समान न्याय की बात किया है। समान न्याय मतलब सबके लिए बराबर न्याय होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आर्टिकल 15 में बताया था, जन्म, लिंग और जाति के आधार पे विभेद कोई नहीं करेगा, बताया था कि नहीं। मैंने आप प्रस्तावना पढ़ाते समय बताया था कि मौलिक अधिकार में जो चीजें मिलेगा वो चीज प्रस्तावना में देखने को मिलेगी, प्रस्तावना में कम, क्योंकि वो छोटे से लाइन, छोटे से शब्दों में सिमटा है। जबकि मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तो लगभग समानता की बात करते हैं, कुछ कुछ अंतर है। एक वाद्य योग है, एक वाद्य योग नहीं है, एक के लिए आप कोर्ट जा रहे हैं, एक के लिए नहीं जा रहे हैं। एक राज्य गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, छीन नहीं सकता, एक नागरिक की जिम्मेदारी है, आप कोर्ट नहीं, ऐसे करके तमाम चीजें हैं, ठीक। अब इसमें कहा गया समान न्याय। समान न्याय मतलब अगर कोई स्त्री प्राइमरी की प्रिंसिपल है और कोई पुरुष प्राइमरी का प्रिंसिपल है तो दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए, लिंग के आधार पे विभेद नहीं, ठीक है ना। जिस कार्य के लिए पुरुषों को जितनी सजा उतनी स्त्रियों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक। जितना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, VIP लोगों को सजा उतना नागरिक को सजा, यही है समान न्याय, ठीक है ना। ये सारी व्यवस्था 39 क में लिखा गया। अब आया 40 ग्राम पंचायत। इसको कहा जाता है गांधी जी के सपनों का भारत। गांधी जी
के सपनों का भारत, ठीक है ना। आपसे पूछेगा संविधान का वह अनुच्छेद, ध्यान से समझिएगा, संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं शामिल थे, पता है कि नहीं आपको। संविधान सभा में एक अनुच्छेद है 40 जो महात्मा गांधी का सबसे पसंदीदा अनुच्छेद है, लेकिन दिक्कत क्या आई कि इस अनुच्छेद के सबसे ज्यादा विरोधी जो व्यक्ति थे वो अंबेडकर जी थे। ठीक, कितना विरोधाभास है अंबेडकर। अंबेडकर जी को संविधान का जनक या जननी कहा जाता है, संविधान के जनक का इनको दर्जा मिला है। वो अनुच्छेद 40 के विरोध में है, जबकि इधर महात्मा गांधी जिनको भारत के मतलब भारत का राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। ठीक, एक तरफ राष्ट्रपिता देश का, जो ये जिसको कह देंगे वो देश का प्रधानमंत्री। चुनाव हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिले थे, सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन गांधी जी ने इनका नाम ले लिया नेहरू जी का, तो नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे। इतनी बड़ी शख्सियत इधर पूरे संविधान का जनक बैठा, दोनों में विरोधाभास आया, लड़ाई आई। ठीक, अंबेडकर जी कह रहे हैं ग्राम पंचायत का जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में जो भी जीतेगा प्रधान अपना विकास करेगा। और यही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी प्रधानी का चुनाव जीता, देखो स्कॉर्पियो पहले खरीदेगा, ठीक है ना, स्कॉर्पियो ने बहुत सारे संसाधन खरीद लेगा, पेट्रोल पंप भी खोल लेगा वो, ठीक है ना। और जो बेचारा आम नागरिक है वो उसके घर जाएगा तो कहीं कहेगा सोलर लाइट दे दो, हमें एक आवास दे दो, एक हैंडपंप दे दो, और उसी में 2-4 चुड़के लगे रहेंगे जो नाम काटने वाले रहेंगे, इसका नाम काटो, इसका, वही ये लगता है देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है ना। तुम्हारे बाप का है क्या, तुम नहीं दोगे। अगर मैं योग्य हूं, ललकार के लो, अगर तुम्हें अपने अधिकार पता होगा ना तो अपने आप दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी, ठीक है ना। दुनिया केवल 2 आदमी के सामने झुकती है, या तो तुम बहुत ताकतवर हो, कोई एक लफ्ज बोले मार दो गोली से, तुम्हारे सामने दुनिया ऐसे सर झुका के सलामी ठोक के जाएगी, और दूसरा जो ज्ञान में परिपक्व हो, जो श्रेष्ठ होता है। क्लास में सबसे उदंड विद्यार्थी कभी भी सबसे तेज विद्यार्थी से नहीं लड़ता, ये आप नोटिस किए होंगे। उसका रीजन वो ज्ञान से परिपूर्ण है और वो बल से परिपूर्ण है, और बल तभी काम देगा जब बुद्धि होगी। अगर बुद्धि नहीं है तो शेर जाएगा कुएं में कूद जाएगा, और छोटी सी चालाक लोमड़ी अपने विवेक से शेर को मार डालेगी। ठीक, इसीलिए कहा गया बल से भी ज्यादा बुद्धि की वैल्यू होती है। अब यहाँ क्या हुआ, अंबेडकर जी कह रहे हैं कि प्रधान अपना विकास करेगा, गांव का विकास नहीं करेगा। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं मान लीजिए 100 रुपया दिया गया गांव में, अब गांव में पहुंचते पहुंचते 50 रुपए सब खा लिए, केंद्र देगा या राज्य देगा, तो बीच में अधिकारी रहेंगे, सब खाने वाले तो बैठे रहते हैं, ठीक है ना। मैं एक प्राइमरी स्कूल में गया था, मेरा 30 दिवसीय कार्य दिवस चल रहा है। वहाँ के प्रिंसिपल से जब मेरी बात होने लगी तो उन्होंने बताया, एक घटना बताया, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। 1995 ईस्वी में वो टीचर बना, और 95 ईस्वी से लेके आज तक, आज के डेट तक वो पूरी सैलरी ले रहा है। 1 लाख के ऊपर, 70,000 के ऊपर सैलरी उसकी आ रही है मंथली, लेकिन विद्यालय में एक दिन भी पढ़ाने नहीं आया। हम कहे ये हुआ कैसे? तो बड़ा आदमी है, बीएसए से संपर्क है, महीने में 10,000 बीएसए को 10,000 जांच करने वाले को दे दिया, या 5,000 रुपए पे किसी टीचर को रख दिया। प्राइवेट वाला बहुत देगा, 3,000 4,000 देगा, वो 6,000 दे के प्राइमरी में पढ़ाना है, वो भी कोई रोक टोक नहीं। और प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो खून चूस लेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये पढ़ाना, आज क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए। सरकारी में कौन बोलने के लिए खाली है, वो 6,000 में बिंदास पढ़ा रहा है। और जैसे अधिकारी, कोई भी अधिकारी आएगा बिना बीएसए को बताए नहीं आता, बीएसए तुरंत कहेगा आज स्कूल में उपस्थित हो जाओ। और पूरे इलाहाबाद में अगर आपको 1.5 घंटे पहले कोई सूचना मिली तो इलाहाबाद के किसी बॉर्डर पे आप जा सकते हैं, 1.5 घंटे के अंदर अगर 4 व्हीलर है आपके पास तो ठीक, आराम से वो आ जाता है विद्यालय में, जांच में उपस्थित रहेगा चश्मा लगा के, और जहां जांच गई तहां गायब। ऐसा सिस्टम चल रहा है अपने देश में, ठीक है ना। ये अभी कल परसों चर्चा हुई, वहां बात आई, तो वही चीज कहा गया कि अगर मान लीजिए सिस्टम में सब खाने वाले आ गए तो 50 रुपए गांव को मिला, 50 में 30 रुपए खाएगा प्रधान, तो 20 रुपए लगाएगा तो सही। अगर मान लो प्रधान नहीं होगा
तो केवल प्रधानमंत्री कितने कितने गांवों में जाके विकास करेगा, मुख्यमंत्री कितने गांवों में जाके विकास करेगा। अभी सांसदी का चुनाव आया है, मैं देखता हूं उज्जवल रमण और बीजेपी वाले नीरज भैया को, दोनों भैया को बड़े ध्यान से मैं देखता हूं। ठीक, डिगिया में आए थे, नीरज त्रिपाठी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा आप हमारे बड़ भाई हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, अगर मैं गलती करूं तो मेरा कान मुड़ेड़ के आप मार सकते हैं। मुझे लगा यार कोई बुढ़ापा गया होता, मुड़ेड़ के पीठ पाट देता, तब देखते कि कितना इनके पास आत्मीयता बनी हुई है। कल के पेपर में लिखा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है ना। एक एक दिन में 12-12, 15-15 गांव में जा रहे हैं। सांसद बनने के बाद 5 साल में कोई भी व्यक्ति आपके रेंज में दिख गया तो बताइएगा, अगर दिखेगा भी तो ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर वो व्यक्ति उस पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व वाले आदमी होगा तभी वो दिखेगा। जैसे मंडल अध्यक्ष आपके गांव के कोई हैं और उनके यहाँ शादी पड़ी है तभी वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो इन नेताओं के चक्कर में मत जाओ, किसी पार्टी का झंडा लेके तो तुम कभी जीवन में मत दौड़ना। ये मेरी बात को गांठ बांध के आप रख लो, किसी पार्टी का झंडा लेके मत दौड़ना, वो केवल आपका खून चूसते हैं और जैसे ही देखेंगे कि मेरा कैरियर अब कांग्रेस में नहीं, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जैसे देखेंगे बीजेपी की सत्ता जा रही, तुरंत सपा ज्वाइन करेंगे। नंद गोपाल नंदी उदाहरण है, बसपा के सरकार में बसपा के मंत्री, सपा के सरकार में सपा के मंत्री, बीजेपी के सरकार में बीजेपी के मंत्री। उनका कैरियर कोई खराब नहीं कर पाया, लेकिन उनके जो चाटुकार थे, जो पैर धोते थे बहन जी करके, पार्टी छोड़ दिए तो अब कैसे मुंह मिलाएं। और जो साइकिल का लेके दौड़ते थे, अब उनका जो पैर चाटुकारता किए वो कैसे मुंह दिखाएं। अब इस समय बीजेपी वाले पैर धो रहे हैं, जैसे कांग्रेस में जाएंगे बीजेपी वाला भी मुंह नहीं दिखा पाएगा। ये नेताओं की पहचान होती है। इनके चक्कर में आप अपने भविष्य को बर्बाद न करिए, गोल्डन समय चल रहा है, केवल और केवल पढ़ाई करिए और पढ़ाई के अलावा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और मौका मिले तो जाइए, इनके भाई जो आपका अधिकार है, मत का अधिकार, वहां जरूर जाइए, वो जरूर करिए। जी, जो आपको शिक्षा करे, जिस पे विचार करे, उस पे वोट डालिए, नोटा पे डाल दीजिए, किसी पार्टी को डाल दीजिए, लेकिन इतना खाली मत रहिए कि उसका प्रचार करने दौड़ जाइए, ले लेके झंडा पोस्ट। मेजा विधानसभा के लोग बताएं किसका बहुमत आया है, अब लग गए हैं उसी में। आपका ये काम नहीं है, आपका कर्तव्य केवल पढ़ना है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिस दिन ये सिस्टम बिगाड़ेंगे ना, उस दिन पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा यार। पता है कि नहीं, नंदवंश ने जैसे ही आपराधिक मामले में वो आ गया, एक गुरु आया, छोटा सा गुरु, बच्चे को लिया, शिक्षा दिया, पूरा का पूरा वंश नष्ट कर दिया। तो जिस दिन अपराध का घड़ा भरेगा, उस दिन कोई गुरु फिर से आएगा सत्ता में और पूरा का पूरा तहस नहस करके फिर से एक नए समाज का निर्माण कर देगा। उसकी टेंशन तुम मत लेना, तुम अपने कर्म कर्तव्य पे रहना। तो अब गांधी जी ने कहा कि अगर 200 रुपया मिला तो गांव का विकास तो हुआ। अंबेडकर जी कहे गांव का विकास हुआ, उससे ज्यादा प्रधान का विकास हो गया और सिस्टम का विकास हो गया। दोनों की बात सही थी। और जब दो लोगों में लड़ाई हो तो लड़ाई को सॉल्व कर सकता है बिहारी आदमी, वो लड़ाई करा भी सकता है और सॉल्व भी, दोनों दिमाग उसके पास होते हैं। आईएएस की फैक्ट्री बिहार को नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो विवेक में परिपूर्ण होता है। अब ये हुआ, बिहार के लोगों को बुलाओ, वो समझौता करें। और बिहार के गांधी जी कहे जाते थे राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई क्या थे, अध्यक्ष थे। इनको बुलाया गया, कहा मैटर फंस गया। कहें क्या फंसा है, कहे अम्बेडकर जी कह रहे हैं 40 नहीं रहेगा और गांधी जी जिद्दी आए हैं, कह रहे हैं 40 रहेगा। अब करें तो करें क्या। तो राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर जी के पास गए, कहे अच्छा ये बताइए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लिख दो, क्या जाता है। जिसके पास पैसा होगा करेगा, जिसके पास नहीं होगा नहीं करेगा। जिसकी विचारधारा में ये चीज सही होगी वो लागू करवाएगा, जिसके विचारधारा में ये चीजें सही नहीं होगी वो फॉलो नहीं करेगा, खत्म बात। लड़ाई किस बात की। अंबेडकर जी कहे कि हाँ बात तो सही है, और अंबेडकर जी भी इसका फिर विरोध नहीं किए। शुरुआत में इसका विरोध किए थे, ये चीज ध्यान रखिए। अंबेडकर जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को भी पारित करने का विरोध किया था। इसलिए नहीं किया था कि ये गलत है, इसलिए किया था कि संविधान सभा में प्रत्येक व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना।
इस वजह से किया था। तो अंबेडकर जी इसके विरोधी माने जाते हैं, गांधी जी के सपनों का भारत कहा जाता है। ये रखा गया 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान का अंश बनाया गया और पहली बार चुनाव राजस्थान के नागौर जिलों में 1959 ईस्वी में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने गए और पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में लागू है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू नहीं है। क्लियर हुआ इतने पॉइंट? यही सब पूछता है। आर्टिकल 40 के बाद अभी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 11 अनुच्छेद और बचे हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तक। ये चीजें कल बताऊंगा।